हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो देयर विल बी सम एटम, सम मॉलिक्यूल और आयन विच कोलोइड्स, और जब ये कोलोइड करते हैं तब जाकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स एक इंस्टेंट पर स्ट्राइक करते हैं, दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। if there is only one molecule which is breaking up to give the product, it is called as unimolecular. If there are two molecules which are just striking with one another, then the molecularity will be 2. And similarly for three molecules when collide simultaneously, molecularity will be 3. जैसे एग्जाम्पल लेकर देखते हैं बच्चों, जैसे अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, ये अपने आप ब्रेकअप होता है नाइट्रोजन और वाटर में। सो दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर। देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल ऑन द रिएक्टेंट साइड। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, HI के दो मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं तब जाकर H2 और I2 पैदा होता है। As the two molecules of HI are colliding simultaneously, so this one is the bimolecular reaction. ऐसे ही अगर NO O2 से रिएक्ट करे, दो NO के मॉलिक्यूल हैं, एक O2 का मॉलिक्यूल है, जो स्ट्राइक करते हैं, then it is called as ट्राइमॉलिक्यूलर। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर यहां रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं? दैट इज 3, सो इट इज ट्राइमॉलिक्यूलर। नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन? अगर इस रिएक्शन में हम देखें, KClO3 है, 3H2SO4 है और होते हैं 6FeSO4, जो कि दे रहा है KCl, 3Fe2SO4 3 एंड 3H2O। क्या इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी? अगर हम नॉर्मली कैलकुलेट करें 1 + 3 + 6, सो इट्स मॉलिक्यूलैरिटी अपीयर्स टू बी ऑफ 10। बट बच्चों, हायर मॉलिक्यूलैरिटी 3, 4, 5 so on, even here we have the example of 10. Is it possible कि 10 molecules are striking at a point at an instant? The chances is extremely low. तो ऐसी reactions which appears to be of higher molecularity is basically occurs in some steps. This type of reaction which actually takes place in some steps, this type of reaction is called as complex reaction, and the individual steps of the reaction are called as elementary steps. एलिमेंट्री स्टेप्स को समझने के लिए, मैकेनिज्म को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। एक साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है। साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री क्या करती है? ये इसके डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करती है और असेंबल कर साइकिल बनाकर बेच देती है। ये कुछ स्पेशल टाइप की साइकिल्स हैं, ओनली ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, रिम, टायर, हैंडल, चेन, बॉडी, डैश डैश डैश, वो डिफरेंट कंपनीज को देती है बनाने के लिए। इनको ऑर्डर प्लेस करने के बाद कुछ समय में ये चीज़ें साइकिल फैक्ट्री में आती हैं, उसे असेंबल कर बेच देती हैं। अगर हम ये कहें कि रिम 1 घंटे के अंदर बनकर तैयार हो जाता है, टायर आप ऑर्डर प्लेस करें तो जस्ट 30 मिनट्स के अंदर ये आपको डिलीवरी मिल सकती है, और जो चेन है, चेन 15 मिनट्स के अंदर
आपको फ़ोन पर डिलीवरी हो जाएगी, जैसे ही आप फ़ोन करेंगे आपको डिलीवरी हो जाएगी। मगर इसकी जो बॉडी है वो ऐसे अलॉय की बनती है कि इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप ऑर्डर देंगे तो कम से कम 2 दिन का समय आपको लगेगा, उसके बाद ही ये साइकिल फैक्ट्री में बॉडी पहुंच पाएगी। तो बच्चों सोच कर बताओ, साइकिल असेंबल होने के लिए कम से कम कितना समय लगेगा, या कम से कम ऑर्डर प्लेस करने के कितने समय बाद साइकिल फैक्ट्री आ पाएगी? क्या 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, या 2 दिन बाद? यस बच्चों, कम से कम 2 दिन या उससे थोड़ा ज़्यादा ही समय लगेगा, क्योंकि पूरी साइकिल को असेंबल होने के लिए उसके हर एक पार्ट का होना ज़रूरी है। हर एक इंडिविजुअल स्टेप जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ओवरऑल रिएक्शन नहीं होती। इफ़ this one is the step which is taking the highest time, it means ये जो टाइम है पूरे के पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने का और यहां पर साइकिल बनने का, इस समय से कम नहीं हो सकता। इन द सेम वे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन से होकर गुजरती है। अगर बीच का कोई स्लोएस्ट स्टेप है तो वही हमारे रिएक्शन की स्पीड को बताएगा। That will be the rate determining step. एक एग्जाम्पल लेते हैं। H2O2 अल्कलाइन मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ I- आयन फॉर्म्स वाटर एंड O2। यहां पर H2O2 के 2 मॉलिक्यूल हैं। जो रिएक्शन का रेट है या जो रेट लॉ है, R इज इक्वल टू के H2O की पावर 1 और I- की पावर 1। रिएक्शन की जो स्पीड है वो कंसंट्रेशन ऑफ H2O और I- आयन के ऊपर डिपेंड करती है। जो रेट लॉ है यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है वो कौन सा स्टेप होता है? स्लोएस्ट स्टेप। इसका मतलब ये रेट इक्वेशन सबसे स्लोएस्ट स्टेप के लिए है। H2O और I- अगर देखा जाए यहां पर रिएक्टेंट में क्या दिया हुआ है? H2O2 दिया हुआ है। यहां पर ये H2O2 है बच्चों, यहां पर H2O2 दिया हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स, जबकि यहां पर एक मॉलिक्यूल H2O2 का और एक I- का है। इसका मतलब ये रिएक्शन डायरेक्ट एक स्टेप में ना होकर ऐसे कुछ स्टेप्स में जाती है जिसमें एलिमेंट्री स्टेप यानी कि स्लोएस्ट स्टेप में H2O2 और I- है। तो रिएक्शन को हमने ब्रेक किया 2 स्टेप में। पहले स्टेप में एक H2O2 मॉलिक्यूल ने I- से रिएक्ट किया, बना H2O और IO-, और दूसरे स्टेप में सेकेंड H2O2 ने इस IO- से रिएक्ट करके क्या दे दिया? H2O प्लस I- एंड O2। दोनों रिएक्शंस को ऐड करें तो हमें ये फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिल जाएगी। दीज टू आर द एलिमेंट्री स्टेप्स। और रिएक्टेंट में H2O2 और I- इस रिएक्शन में है। यही रेट लॉ इस इक्वेशन में एप्लीकेबल है। यही स्टेप कौन सा होगा? दिस विल बी द स्लोएस्ट स्टेप। ये वाला कंपैरेटिवली फास्ट होगा। ऑलवेज स्लोएस्ट स्टेप में ही रेट लॉ अप्लाई किया जाता है। और बच्चों जो हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जिसको हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है तो वो स्लोएस्ट स्टेप के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी। उसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है दैट आल्सो बिकम्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।